सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 जावा की ऊप्स की यूनिट 2 पढ़ेंगे आज। तो यूनिट 2 में मेन टॉपिक जो है वो है थ्रेड्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग और इसके अलावा एक पढ़ता है स्ट्रीम। तो इन मेन टॉपिक्स हैं, इनमें जो है ना मेरे सब टॉपिक्स हैं वो सब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। सिलेबस के हिसाब से मैंने बनाया है ये, तो जितना भी मैंने सिलेबस में लिखा है सब कुछ पढ़ाया है इसमें। तो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम शुरुआत करते हैं थ्रेड। थ्रेड होता क्या है? अच्छा, तो ये एक डिफ़ाइन होता है पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसमें एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, मतलब एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मान लो, इस ऑर्डर में ये जो ना एग्जीक्यूट होती हैं स्टेटमेंट्स। अब पाथ से आप क्या समझोगे? ऐसे समझ लो, जैसे सीपीयू से जो ना वायर जा रहे हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर से वायर सीपीयू में आ रहे हैं। तो एक जो सीपीयू से वायर या कंप्यूटर से वायर सीपीयू में आ रहे हैं, इनको आप मान लो पाथ। तो एक पाथ में ऐसे ही जाता है सिंपली, ये थ्रेड्स हो रही है, वायर्स को आप थ्रेड मान लो एक तरह से, फिर ठीक है ऐसे मानो। तो इन्हीं में जो ना कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट घूमती हैं और एग्जीक्यूट होती हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब एक साथ ऐसा नहीं है एक साथ पूरे तुरंत कुछ जाएंगी ऊपर नीचे होकर एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक एक करके जाती हैं, सीधे सीधे एग्जीक्यूट होती चली जाती हैं, एक एक करके ऐसे होता है। अब क्या होता है मेन मेथड, इसमें एक आपको चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखनी होगी, नोट है ये, कि जो मेन मेथड होता है वो खुद में ही एक थ्रेड होता है। मेन मेथड इज ऑल्सो रन इन अ थ्रेड। तो यहाँ पे एक ऐसी वाली बात है कि मैंने इंग्लिश गलत लिख रखी है, ऐसे मान लो, ठीक है। बाकी तो ये है ना मेन मेथड कुल मिला के यहाँ यही है कि मेन मेथड जो ना खुद की एक थ्रेड होती है, उसकी मेन थ्रेड होती है ऐसे, जो ये मतलब हर प्रोग्राम में इसलिए होती है, मेन मेथड की अपनी एक थ्रेड होती है, मेन थ्रेड, ठीक है। उसी में प्रोग्राम जो है ना पूरा जाता है एक एक करके, आपका जो प्रोग्राम होता है वो उसी थ्रेड के थ्रू जाता है सीपीयू में, तो वहीं एग्जीक्यूट वैसे ही होता है, ठीक है। तो व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द मेन मेथड रन्स इन इट्स ओन थ्रेड विद इन द पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मेन। यू कैन स्टार्ट न्यू थ्रेड्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अब देखो मेन की तो मेन थ्रेड होती है, ठीक है, मेन थ्रेड जो है वो तो है ही। अब क्या करते हो आप, उसी मेन थ्रेड में और नई नई थ्रेड लगा देते हो कुछ अलग अलग डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। ऐसे ये सब आपको अब सिखाया जाएगा कैसे लगाते हो, क्या लगाते हो। ये बस आप दिमाग में रख लो कि मेन एक अपनी थ्रेड होती है, मेन थ्रेड होती है, और उसी थ्रेड से और थ्रेड निकलती हैं बाहर की तरफ। समझ रहे ना, एक वायर से हमने बहुत सारे वायर जोड़ना शुरू कर देते हैं, वो वाली हालत है यहाँ पर। तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखो कैसे होता है, क्रिएट कैसे करते हैं सिंपली थ्रेड, वो देख लो अब आप। तो ये होता है रनेबल इंटरफेस, इंप्लीमेंट करना होता है इसे, इंप्लीमेंट वही इनहेरिट किया है इसे रनेबल इंटरफेस को। ये होता है ज़रूरी थ्रेड के लिए, और एक और तरीका होता है मैं भी आपको बताऊंगा, पहले ये वाला समझिए। इसमें क्या कर रहे हैं, इंटीजर लिया मैंने, एक मैसेज लिया, एक हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिया है, कंस्ट्रक्टर में मैंने एक स्ट्रिंग एम लिया है, मैसेज वाले जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया था इसको इनिशियलाइज़ करा दिया यहाँ पे। एक नया ये मेथड जो है, ये मेथड ही होता है रनेबल में। ये एक एब्सोल्यूट मेथड है जो रनेबल में होता है, मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे ये मेथड, ये जो रन मेथड है, अगर आपने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है तो आपको इस मेथड को यहाँ पर डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरर दिखाएगा। समझ रहे हो आप? तो अब इसके बाद क्या है, रन मेथड को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। डिफ़ाइन करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो यहाँ पे मैसेज था ना, इसी को हमने प्रिंट कराया 8 बार, फॉर लूप चला दी, उसमें मैसेज प्रिंट कर दिया 8 बार। जो भी मैसेज था यहाँ पे वो भी बाद में मैं दूंगा ऐसे मैसेज, तो वो मैसेज हमने प्रिंट करा दिया रन में, ये ऐसे डिफ़ाइन कर दिया। अब हमने एक नई क्लास बनाई, नई क्लास में मैंने वही पब्लिक मेन मेथड बनाया, ऑब्जेक्ट बनाए मैंने 2, एक इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट बनाया मैंने फर्स्ट थ्रेड के लिए। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का दिखा रहा हूँ मैं, ये पता है कंस्ट्रक्टर हमने 2 बार बुलाया है, मेनली कंस्ट्रक्टर ही मानो। ये जो XYZ कंस्ट्रक्टर था ना, इसी को हमने 2 बार कॉल किया है। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग आपको याद होगी ना, उसमें क्लास के नाम के साथ ही हो जाता है तुरंत ही, कुछ अलग से ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाना पड़ता। एक बार ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास का, उसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के बनाते समय ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो उसी में मैंने यहाँ पे वैल्यू भी लिख दी कंस्ट्रक्टर में जो मैं डालूंगा। यहाँ पे 2 बार मैंने कंस्ट्रक्टर अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर दिया। अब इन्हीं अलग अलग ऑब्जेक्ट से थ्रेड ऐसे बनती है,
थ्रेड क्लास मैंने कॉल की, देखिए ऐसे करके कॉल कर दी, समझ रहे हो आप। ऑब्जेक्ट 1 और 2 ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट 1 और 2 की मैंने थ्रेड क्लास बना दी, ऑब्जेक्ट 1 और 2 लिख दिया यहाँ पे भी। और इनको जो है ना ये स्टार्ट करने, जब हम स्टार्ट करेंगे तब जाके ये स्टार्ट होगी चलना, ठीक है। ये स्टार्ट जो मेथड होता है इसे कॉल करना ज़रूरी होता है थ्रेड शुरू करने के लिए। स्टार्ट कर दिया, अब ये चलना शुरू होंगे। अब ये जो ना अपना काम सिंपली वैसे ही करेंगे, बस ये जो है ना ये जो चीज़ थी ये हमने थ्रेड क्रिएट करी है इतने में। ये तो सब सेम वही है, आप जानते हो सब कुछ, मेथड वगैरह बनाना वगैरह ये सब तो आप जानते हो। ये थ्रेड वगैरह जो मैंने यहाँ पे कराया काम, ये यहाँ हुआ है। यहाँ पे मैंने थ्रेड क्रिएट करी है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा। ऑब्जेक्ट 1 की थ्रेड बनी है या ऑब्जेक्ट 2 की थ्रेड बन गई। तो ये होता है क्रिएशन और रनिंग थ्रेड। अब रनेबल इंटरफेस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एनी क्लास whose instances are intended to be executed by a thread should implement the runnable interface. The runnable interface declares the run method that is required to implement thread in a program. Only method in runnable interface is run. तो इसका मतलब हो रहा है कि एक रनेबल नाम से जो इंटरफेस है, प्री डिफाइंड इंटरफेस रनेबल नाम से है जिससे हम थ्रेड बनाते हैं, इसमें सिर्फ एक ही मेथड हमने कॉल दे रखा है इन लोगों ने, जिसका नाम है रन। अब इसको हमें करना होता है इम्प्लीमेंट जब हम प्रोग्राम में लाते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको, मतलब जो भी क्लास अगर चाहती है थ्रेड वगैरह को इम्प्लीमेंट करना, तो उसे इम्प्लीमेंट करना होगा रनेबल इंटरफेस को, अपने में इनहेरिट करना होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ को। उसमें जो ना एक रन मेथड होता है, इसे उसे डिफ़ाइन करना होगा थ्रेड चलाने के लिए। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंडेड थ्रेड क्लास। अब अगर आप रनेबल इंटरफेस से नहीं करना चाहते हैं तो ये दूसरा तरीका है। हम नहीं कर रहे हैं रनेबल इंटरफेस वो इम्प्लीमेंट, तो उसकी जगह पर हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी थ्रेड क्लास सीधे सीधे। अब उसमें थ्रेड क्लास हम बाद में कॉल कर रहे थे ये, लेकिन इसमें क्या है, कॉलिंग इधर ही हो जाएगी। अब इधर ही जो है ना सीधे सीधे एक्सटेंड कर लिया हमने थ्रेड क्लास, मैसेज वही सेम वही रहे सब कुछ, मैसेज मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद इसमें जो है ना यही सेम वही रन मेथड सेम ही मैंने कॉल किया है, मतलब लिखा है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये जो ना ये मैंने जो अलग से ऑब्जेक्ट बनाए थे ना फर्स्ट और सेकंड के लिए, ये करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सीधे थ्रेड ही लिखो, सीधे ये लिखना शुरू करो, थ्रेड वाला जो होता है पार्ट। सीधे थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओ दो, उसमें नीचे इधर ही कर दो, इधर ही से सीधा यही ये सीधा कॉल हो जाएगा इधर ही, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंड कर लिया मैंने थ्रेड, उसके बाद ये वाला जो ना मैंने कर दिया, उसके बाद इसे सीधा सीधा कॉल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त एकदम चलेगा स्टार्ट करने के बाद। यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्लास की, थ्रेड क्लास के सीधे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, अब ये टॉपिक आता है नया, लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा डीप जाके पढ़ाया है, तो आप ज़रा सही से पढ़िएगा इसे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मेनली लिखा ही हुआ था पूरे सिलेबस में, तो मान ही चल रहे हैं इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है ये समझाया है इसमें, कैसे थ्रेड बनती है, कैसे ख़त्म होती है, कहाँ जाती है, कैसे कहाँ क्या होता है उसके साथ, सब कुछ समझाया है मैंने इसमें। तो शुरुआत करते हैं। तो हो क्या रहा है कि जैसे लाइफ साइकिल देखो, पहले प्रोग्रामर है, इसने एक थ्रेड है यहाँ पे, इंटरफेस मतलब क्लास वगैरह या फिर इंटरफेस रनेबल इम्प्लीमेंट वगैरह जो भी करा, न्यू थ्रेड क्रिएट की इसने। उसके बाद इसने स्टार्ट थ्रेड करा, उसके बाद जो है ना थ्रेड कहाँ जाती है, या तो रनेबल में जाती है या डेड हो जाती है, यानी मतलब गलत होगा कुछ तो डेड हो जाएगी, रनेबल होगा तो रनेबल हो जाएगी। अब रनेबल होने के बाद भी रनिंग पे जाती है, रनिंग होने लगती है, चलने लगती है, उसके बाद फिर चलने के बाद डेड हो जाती है। चलते समय इसके ये भी काम होते हैं कि ब्लॉक्ड हो सकती है कहीं भी, ब्लॉक्ड में बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, स्लीप वगैरह, तो वो भी पढ़ेंगे आगे। तो कुल मिला के बस अभी आप दिमाग में ये रख लीजिए, ब्लॉक भी हो सकती है, फिर ब्लॉक्ड होने के बाद दोबारा अनब्लॉक होती है, फिर आ जाती है डेड में, या फिर हो सकता है डायरेक्ट डेड में आ जाए, ब्लॉक से प्रोग्राम ही बीच में इंटरप्ट हो गया तो सीधे डेड में आ जाएगी। तो ये होता है। अब इसमें क्या लिखा, बाय इन्वोकिंग स्टार्ट मेथड इट डजेंट मीन दैट द थ्रेड हैज़ एक्सेस टू द CPU एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेट अवे। मतलब जो है ना स्टार्ट मेथड को हमने यहाँ पे कर तो दिया इम्प्लीमेंट, उस स्टार्ट मेथड यहाँ कॉल तो कर लिया मैंने, लेकिन ज़रूरी नहीं है तुरंत हो जाए। जैसे इसमें अगर ये हो गया ना, अब इसके बाद ये तुरंत ये भी हो जाएगा तुरंत एग्जीक्यूट, लेकिन ये तुरंत शुरू नहीं होगी, ये जब ख़त्म हो जाएगी ये भी वाली थ्रेड, उसके बाद ये शुरू होगी।
ये वाली बात वो कह रहा है। यहाँ पे न्यू बॉर्न स्टेट। अब न्यू बॉर्न स्टेट का क्या मतलब हो रहा है? आफ्टर द क्रिएशन ऑफ थ्रेड इंस्टेंस द थ्रेड इज इन इज दिस स्टेट बट बिफोर द स्टार्ट मेथड इन्वोकेशन द थ्रेड कैन गो फॉर आइदर ऑफ दीज टू, रनिंग वाइल रनिंग यूजिंग स्टार्ट, डेड यूजिंग स्टॉप। अब देखो यहाँ कहना क्या चाह रहा है, न्यू बॉर्न स्टेट क्या होती है कि जब तक हमने स्टार्ट मेथड लगाया नहीं ना, जब तक स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो गया है, तब तक जो थ्रेड बनी होती है, बन गई होती है, मतलब जो यहाँ पे था ना, ये बन गई थी, ये थ्रेड, ये दोनों थ्रेड बन गई हैं अभी स्टार्ट मेथड इन्वोक करने से पहले, ये दोनों बन गई हैं, ये होगी न्यू बॉर्न स्टेट में। तो यहाँ पे जो है थ्रेड अब इसके बाद कहीं भी जा सकती है, या तो ये स्टार्ट मेथड इन्वोक करने वाला रनिंग पे जाएगी, या अगर तुमने डेड मेथड इन्वोक कर दिया होगा, मतलब स्टॉप मेथड इन्वोक कर दिया होगा, स्टॉप लगा दिया होगा यहाँ पे, स्टार्ट की जगह स्टॉप लगा दिया होगा, तो यहाँ पे ये डेड हो जाएगी सीधी सीधी बिना कुछ करी। इतना ही फ़र्क होता है। अब जैसे ये रनेबल है, अच्छा एक बात मैं आपको पहले ही समझा दूँ, यहाँ पे डेड होने के बाद थ्रेड फिर ऐसा कहीं नहीं है दोबारा वापस जाएगी, कहीं नहीं। डेड हो गई तो मतलब डेड ख़त्म कहानी, अब थ्रेड ख़त्म, कुछ नहीं हो सकता उसका, ये होता है। तो यहाँ पे रनेबल, रेडी टू रन स्टेट, इसमें क्या है, रनेबल जो मैं बता रहा हूँ ये यहाँ पे आ रही है। अब क्या हो रहा है, थ्रेड स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम रनेबल स्टेट, इट इंटर्स रनेबल स्टेट आफ्टर इन्वोकिंग द स्टार्ट मेथड, बट द थ्रेड कैन रिटर्न टू दिस स्टेट आफ्टर आइदर रनिंग, वेटिंग, स्लीपिंग और ब्लॉक स्टेट। ऑन दिस स्टेट अ थ्रेड इज़ वेटिंग फॉर अ टर्न ऑन द प्रोसेसर। तो जैसे स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद थ्रेड इस वाली स्टेट में आ जाती है। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया आपको वेटिंग वगैरह करनी होती है, ब्लॉक वगैरह हो गई होती है सब कुछ। तो वो ये होता है कि जैसे यहाँ पे जो है ना, ये देखो यहाँ पे जो है ना रनेबल में आ गई। अब एक जो है ए बी डॉट स्टार्ट जो थी ये पहुँच गई अंदर रनिंग में। अब ए बी टू स्टार्ट क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, ए बी डॉट स्टार्ट हो गया, अंदर चली गई ए बी वाली। अब ए बी टू जो है वो यहीं पे रुकी है, या तो यहीं रुकी है या उसको हमने स्लीप पे डाल दिया, तो यहाँ से सीधा ब्लॉक पे चली जाएगी। स्लीप मेथड ब्लॉक के अंदर ही आता है, तो यहाँ ब्लॉक में चली जाएगी, या तो सीधा फिर यहाँ से वापस आ जाएगी रनेबल में, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाएगी। नहीं तो फिर उसके बाद जैसे यहाँ ऐसी बैठी रहेगी थोड़ी देर तक वही थ्रेड, उसके बाद जैसे यहाँ पे रनिंग होकर डेड हो जाएगी दूसरी वाली, वैसी वो नीचे आ जाएगी, ऐसे होता है। तो इसमें जो है ना यही कह रहा है वो कि जो है ना ये थ्रेड कहीं भी स्टार्ट होने के बाद वहीं आ जाती है, स्टार्ट मेथड इन्वोक होने के बाद। उसके बाद ये थ्रेड या तो इसी स्टेट पर रहेगी, या फिर जो है क्या हो रहा है, रनिंग होने के बाद वापस भी आ सकती है, रनिंग होने के बाद ही वापस आ सकती है, वेटिंग होने के बाद, वेटिंग भी इसी में आता है, वेटिंग होने के बाद वापस इधर आ सकती है, और स्लीप होने के बाद वापस इधर आ सकती है, और ब्लॉक तो है ही फिर। तो यहाँ पे यही है कि टर्न अपना जो है ना प्रोसेसर के लिए ढूंढ रही होती है, कब प्रोसेसर पर टर्न लगेगा, तो बैठी रहती है शांति से थ्रेड दूसरी वाली। अब रनिंग स्टेट क्या होता है, अब थ्रेड इज़ इन रनिंग स्टेट मीन्स दैट थ्रेड इज़ करेंटली executing. There is only one way to enter this state, that is scheduler selects the thread from runnable pool. अब क्या होता है, एक साथ कई सारी थ्रेड होती हैं रनेबल में, तो यहाँ पे जो ना एक साथ, जैसे मैंने अभी तो फ़िलहाल 2 ही करी थी, आप इसमें एक साथ कई सारी थ्रेड को करोगे आगे जाके, तो क्या होगा, एक साथ कई सारी थ्रेड आ जाएंगी रनेबल में। तो शेड्यूलर एक होता है प्रोसेस, शेड्यूलर एक, अगर आपने ओएस पढ़ा होगा तो उसमें होगा। तो उसमें जो ना, उसमें क्या होता है कि ये शेड्यूल करता है कि कौन सी पहले आई है, तो उस हिसाब से वो आगे बढ़ा देगा। ये वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं कहीं शेड्यूलर्स कुछ और भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही हो। तो प्रोसेसिंग सबकी सेम नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रोसेस शेड्यूलर सेलेक्ट करेगा कि कौन सी थ्रेड को अब अगला अंदर भेजना है। एक थ्रेड होगी रन, उसके बाद डेड होगी, अब इसका दूसरी थ्रेड कौन सी आएगी ये देखना है। डेड भी ज़रूरी नहीं है, डेड ही हो जाएगी रन होने के बाद, ब्लॉक पे भी जा सकती है दोबारा, मतलब स्लीप वगैरह वेट वगैरह हो सकता है हमने कहीं लगा दिया हो, सीधा वहीं ब्लॉक चली जाएगी फिर भी, लेकिन दूसरी आ जाएगी, दूसरी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया स्टार्ट के बाद ये कुछ मेथड भी बताया मैंने। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट का रनिंग के बाद रनेबल में वापस जाना है, तो यहाँ पे यील्ड सिखा देता है, यील्ड मेथड कॉल करोगे तो ये वापस रनिंग से रनेबल में पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे स्लीप, सस्पेंड, वेट वगैरह करोगे तो यही नॉन रनेबल यानी ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी। यहाँ रनेबल से भी डायरेक्ट ब्लॉक पे जाती है, कैसे, सस्पेंड और वेट, या सस्पेंड और वेट करने के बाद डायरेक्ट नॉन वो ब्लॉक स्टेट पे चली जाती है। ब्लॉक स्टेट से वापस जो रनेबल स्टेट में आती है, मतलब रनिंग में तो नहीं आती, सीधे रनेबल में ही आती है, मैंने बताया था अभी। तो उसके लिए क्या करना होता है, रिज्यूम और नोटिफाई मेथड लगाना होता है।
इससे वो जो है ना सीधे सीधे रनेबल में आती है, फिर दोबारा फिर रनिंग में जाती है, डिस्पैच होने के बाद सीधे, मतलब डिस्पैच तो सीधा आएगी, कोई मेथड नहीं है, ये सीधे सीधे मतलब रनिंग पे जाएगी अगर रनेबल पे है तो। अब तो ये हो गया, ठीक है, रनिंग स्टेट हो गया। अब डेड स्टेट क्या होता है? अब देखो, ये थ्रेड कैन बी कंसिडर डेड व्हेन इट्स रन मेथड कंप्लीट्स। इफ़ एनी थ्रेड कम इनटू दिस स्टेट दैट मीन इट कैंट एवर रिटर्न अगेन। एक बार अगर आ गई तो अब इसमें से वापस नहीं जाएगी, कुल मिला के यही वाली बात है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लॉक्ड स्टेट। ओके, सो ब्लॉक्ड स्टेट के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसमें बहुत सारी स्टेट कंसिस्ट होती हैं। ये रनिंग से, आपको रनिंग से भी इस पर आ सकते हो ब्लॉक्ड स्टेट पे, रनेबल से भी डायरेक्ट आ सकते हो ब्लॉक स्टेट पे। तो और फिर वापस जो है ना, अगर लेकिन जाना जो है ना वो आपको रनिंग स्टेट पे नहीं जाना, सीधे ब्लॉक से या तो आप सीधे रनेबल पे जा सकते हो या फिर सीधे डेड जाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक थ्रेड होता है, ये जो ना अगर इस स्टेट में इंटर होती है वो बहुत सारे रीज़न्स की वजह से होती है, जिनमें से कुछ रीज़न होते हैं वो होते हैं या तो वेटिंग कर रही होती है वो रिसोर्स के लिए जो कि किसी और थ्रेड के पास होते हैं इस समय, और फिर और भी सर्कमस्टेंसेज होते हैं, और वो उनमें से कुछ जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं वो ये होते हैं, जैसे हमने क्या किया, स्लीप मेथड लगा दिया तो स्लीपिंग पे चला गया। अब ये नोटिफाई करने के लिए, मतलब वही रिसोर्सेज वगैरह के लिए नोटिफाई करने के लिए, कंप्लीशन के लिए थ्रेड वेट्स फॉर अनदर थ्रेड कंप्लीशन। ओके, यहाँ पे इनपुट आउटपुट, और थ्रेड कैन इंटर दिस स्टेट बिकॉज ऑफ वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑफ रिसोर्सेज, ये भी होता है एक। तो ये सब नॉन रनेबल स्टेट्स हैं और ये सब कुछ ब्लॉक्ड स्टेट में आता है। थ्रेड इनमें जा सकती है कभी भी। अब देखो इसमें, देखो ये क्या लिखा है, मैंने डायग्राम बनाया है हर चीज़ के लिए, इसलिए कि जैसे स्टार्ट स्टेट से रनेबल पे जाती है, रनिंग से रनेबल पे कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, डेड पे जाएगी उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, रनेबल से भी डेड पे जा सकती है। अब यहाँ पे ये ब्लॉक्ड पे तो चली जाती है और वापस भी जाती है। तो यहाँ पे देखो ये स्लीपिंग, वेटिंग, ब्लॉक्ड फॉर कंपटीशन, ब्लॉक फॉर आयो वगैरह सब आते हैं इसमें ही, ये नॉन रनेबल या फिर कह लो ब्लॉक्ड स्टेट में। अब देखो यहाँ पे ये मेन बढ़िया टॉपिक, थ्रेड स्केजुलिंग या शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें दिखा रहे हैं हाउ CPU एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्सिक्यूटिवली या कॉन्करेंटली। तो कैसे करता है, CPU एक्सटेंड्स ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम बट इट अल्टरनेट्स बिटवीन वेरियस थ्रेड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि जैसे मान लो 3 थ्रेड चल रही हैं एक साथ। अब क्या हो रहा है, CPU जो है ना इस थ्रेड को कुछ टाइम दे रहा है, फिर इसमें कुछ रिसोर्सेज वगैरह की प्रॉब्लम हुई होगी तो फिर उसके बाद ये सीधा सीधा इस पर चला जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आई या फिर कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चला गया ये, तो फिर ये इस पर आ जाएगा, फिर ये वापस इस पर आ गया, फिर इस पर आ गया, फिर इस पर आ गया। ऐसे से CPU काम करता है, अल्टरनेट चलता रहता है और धीरे धीरे करके सारी की सारी थ्रेड एग्जीक्यूट करता चला जाता है। ऐसे काम करता है CPU थ्रेड्स पे जब साइमल्टेनियसली थ्रेड्स आ रही हों। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग विच थ्रेड इज़ गोइंग टू रन इज़ कॉल्ड थ्रेड शेड्यूलिंग। All threads have a priority and those with higher priority are executed before those with lower priority. And when thread have same priority then it depends on the platform. अब वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है अगर सेम प्रायोरिटी पे हो, मतलब कोई प्लेटफॉर्म कौन सी लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब वैसे क्या होता है नॉर्मली कि हायर प्रायोरिटी वाली थ्रेड जल्दी एग्जीक्यूट होती है और लोअर प्रायोरिटी वाली थ्रेड्स बाद में एग्जीक्यूट होती हैं। आपने ये प्रायोरिटी के बारे में उसमें पढ़ा होगा, जैसे प्रायोरिटी जो उसमें था OS में प्रायोरिटी वगैरह के ऊपर दिए हुए थे, SJF वगैरह जब आप पढ़ रहे होगे तभी वहाँ पे प्रायोरिटी पढ़ा होगा आपने। नाउ थ्रेड प्रायोरिटी, ये क्या होता है, द जावा रन टाइम सपोर्ट्स अ वेरी सिंपल डिटर्मिनिस्टिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कॉल्ड फिक्स्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये आपने OS में पढ़ा है, फिक्स्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो जावा रन टाइम सिस्टम सपोर्ट्स अ वेरी सिंपल डिटर्मिनिस्टिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये वाली जो एल्गोरिथम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये सपोर्ट करता है जावा रन टाइम सिस्टम। व्हेन अ थ्रेड इज क्रिएटेड इट इनहेरिट्स इट्स प्रायोरिटी फ्रॉम द थ्रेड दैट क्रिएटेड इट। इसका मतलब हो रहा है मेन थ्रेड से। मेनली जब मैंने बताया था क्योंकि मेन थ्रेड सिंगल थ्रेड होती है, उससे सबके सब थ्रेड निकलते हैं, तो आपको मैंने जब बताया था कि निकलते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मेन थ्रेड है वो जो भी थ्रेड उससे निकल रहे हैं उसको प्रायोरिटी दे रही है। अब क्या किया, जो सब थ्रेड निकले हैं उससे, जो मतलब निकले हैं उनसे भी अगर थ्रेड निकल गए तो जो थ्रेड, मतलब समझ रहे हो, एक पेरेंट जो होता है वो अपने चाइल्ड को प्रायोरिटी दे रहा है। कुल मिला के ऐसी वाली बात बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे जो ना अगर आप चाहते हो खुद भी प्रायोरिटी सेट करना तो भी कर सकते हो, मेथड होता है सीधे सीधे सेट प्रायोरिटी का, नहीं तो फिर वो जो इससे पेरेंट थ्रेड है वही करेगी उसकी प्रायोरिटी सेट। चलो, जो हायर द इंटीजर द हायर द प्रायोरिटी, यहाँ पे होता क्या, सिंपल से रूल, हायर द इंटीजर मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा होगी, 9 8 मतलब 1 से ज़्यादा हो रहे हैं तो उनकी प्रायोरिटी हायर है। इफ़ 2 थ्रेड्स ऑफ सेम प्रायोरिटी आर वेटिंग द शेड्यूलर चूज वन ऑफ देम इन अ राउंड रॉबिन फैशन। राउंड रॉबिन भी आपने पढ़ा होगा ओएस में। तो अगर 2 थ्रेड सेम प्रायोरिटी के हैं और वो वेट कर रहे हैं तो राउंड रॉबिन के हिसाब से चलता है फिर वो। चूजन थ्रेड विन रन अल्टिल, पहला पॉइंट, अ हायर प्रायोरिटी थ्रेड बिकम्स रनेबल, कोई हायर प्रायोरिटी की थ्रेड रनेबल में आ जाए एकदम से। रनेबल वही मैंने बताया था ना, रनेबल में बहुत सारी थ्रेड आ जाती हैं, रनेबल पूल वही वाली बात कह रहा। हाँ, कोई हायर प्रायोरिटी की थ्रेड एकदम से आ गई जो चल रही है उससे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी की, तुरंत बाहर निकालेगा उसे और ये अंदर पहुँच जाएगी। इट ईल्ड्स और इट्स, मतलब ईल्ड्स मैंने बताया ना आपको, वापस रनेबल में जाने के लिए, रनिंग से रनेबल में वापस जाने के लिए ईल्ड्स का यूज़ करते हैं मेथड का। तो वही ईल्ड्स चली गई या फिर उसका मेथड बाहर निकल गया, रन मेथड जो था। अब ऑन सिस्टम दैट सपोर्ट्स टाइम स्लाइसिंग इट टाइम अलॉटमेंट, मतलब कुछ सिस्टम होते हैं जो टाइम स्लाइसिंग के हिसाब से भी चलते हैं, तो उन पर एक टाइम अलॉटमेंट होता है हर प्रोसेस के लिए। तो वो वाली बात अगर वो ख़त्म हो गया तो एकदम से बाहर निकल जाएगी। अब जावा रन टाइम सिस्टम थ्रेड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज़ ऑल्सो प्रीएम्प्टिव, ये तो मतलब वही समझ में आ रहा है। प्रीएम्प्टिव का मतलब यही होता है कि बाहर निकल जाएगी कभी भी, जैसे उसमें हायर प्रायोरिटी की आएगी। तो सिंक्रोनाइजेशन, अब ये एक बढ़िया टॉपिक है। इसका मेनली मतलब होता है जैसे जावा सिंक्रोनाइजेशन इज़ यूज टू मेक श्योर बाय सम सिंक्रोनाइजेशन मेथड दैट ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द रिसोर्स एट अ गिवन टाइम। इसका मतलब यही है कि 2 थ्रेड जब एक साथ एग्जीक्यूट होने जा रही हों तो कोई भी एक थ्रेड जो अंदर एग्जीक्यूट हो रही होगी उसके पास सारे रिसोर्स होंगे और उसके अलावा और कोई थ्रेड वो रिसोर्स एक्सेस नहीं कर पाएगी। ये काम होता है सिंक्रोनाइजेशन का। अब सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक, a synchronized block in Java is synchronized on some object. All synchronized blocks synchronize on same object and can only have one thread executed inside them at a time. All other threads attempting to enter the synchronized block are blocked until the thread inside the synchronized block exits the block. तो क्या मतलब हो रहा है इसका कि जैसे सिंक्रोनाइज ब्लॉक जो है ना एक ऑब्जेक्ट ले ले रहा है अंदर, अब वो तब तक जो है ना उस ऑब्जेक्ट पर चल रहा है जब तक वो ऑब्जेक्ट जो है ना थ्रेड तब तक वो एग्जीक्यूट होती चली जा रही है उसमें, और कोई भी और थ्रेड जो है ना उस सेम टाइम पे जब वो एग्जीक्यूट हो रही है थ्रेड या फिर वो ऑब्जेक्ट जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक जो है ना उस टाइम तक कोई भी थ्रेड दूसरी या कोई ऑब्जेक्ट दूसरा अंदर आने की कोशिश करेगा तो फिर उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो जब तक थ्रेड इनसाइड पूरी सिंक्रोनाइज होकर एग्जिट नहीं हो जा रही तब तक जो है वो ब्लॉक रहेगा, वो नहीं आ सकता अंदर, कोई भी नहीं आ सकता अंदर। ये वाली बात होती है सिंक्रोनाइजेशन की, फ़ायदा होता है, यही करते हैं हम लोग सिंक्रोनाइजेशन में। अब देखो यहाँ तक जो है थ्रेड का काम ख़त्म हो चुका है। मैं इसके प्रोग्राम जो है ना मैंने ये जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, उसके बाद प्रोग्राम उनके अलग से बनाए थे मैंने, उसी हिसाब से इसमें भी चलूँगा मैं। इसमें अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैंने प्रोग्राम का अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो चलते हैं आगे फिर। अब यहाँ तक थ्रेड ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन जावा। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे पहले हम समझते हैं एक्सेप्शंस क्या होती हैं। तो एक्सेप्शन और एरर क्या होती हैं, दीज आर नॉट एक्सेप्शन एट ऑल बट प्रॉब्लम दैट अराइज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द यूज़र और प्रोग्राम। एक्चुअली जो एक्सेप्शंस हम यहाँ मान रहे हैं या फिर एरर जो भी मान रहे हैं वो कोई एक्सेप्शन है नहीं। ये असल में ये हो रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जा रही है बीच रास्ते में जो यूज़र के या तो हाथ से बाहर है या तो उसके हाथ में है। हाथ में अगर है तो फिर वो काम कर देता है, नहीं तो अगर हाथ से बाहर है तो फिर वो JVM वगैरह फिर उस पर काम कर रहे होते हैं। तो एरर्स कौन कौन सी होती हैं वो बाद में समझते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्या है, एरर जो है ना टिपिकली कोड में इग्नोर हो जाती है। मतलब क्योंकि आप कुछ कर ही क्या सकते हो एरर के बारे में, अब एरर तो बाद में आती है फिर वो आप सही करते हो अपने आप ही। तो मतलब एरर जो है ना इसमें क्या लिखा हुआ थर्ड पॉइंट में, इवन द एरर आर नॉट एक्सेप्शन दे बिहेव सिमिलरली टू एक्सेप्शन इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ द कंट्रोल व्हेन दे अराइज। ये असल में एरर के बारे में बात हो रही है। तो एरर क्या होती है कि वो एक्सेप्शन तो नहीं होती हैं लेकिन वो सिमिलरली बिहेव करती हैं एक्सेप्शंस की तरह, मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल के तौर पे, मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल जिनको उनका सेम ही होता है लगभग।
अब सम पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स होंगे। देखो एरर क्या होती है, एरर इज़ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एग्जीक्यूशन, मतलब कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है एग्जीक्यूशन के तौर पे तो एरर है, हमें एक्सपेक्ट नहीं है तो एरर है वो। एरर शुड बी हैंडल्ड बाय प्रोग्रामर्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द यूज़र, यूज़र तक ना जाए इसलिए प्रोग्रामर को एरर हैंडल करनी पड़ती है। अब कुछ कॉज जो होते हैं वो ये होते हैं, या तो मेमोरी एरर होगी, मेमोरी ज़्यादा भर गई, या फिर मेमोरी पहले से हो रखी है, या कहीं और गलत जगह एलोकेट हो गई तो ये हो जाएगी मेमोरी एरर। फाइल सिस्टम एरर, डिस्क फुल हो गई तो फाइल सिस्टम एरर हो जाएगी। अब और कौन कौन सी हो रही हैं, नेटवर्क एरर, नेटवर्क ही चला गया, डाउन हो गया नेटवर्क एरर आ गई। कैलकुलेशन एरर, डिवाइड बाय ज़ीरो कर लेते हैं जो इन्फिनिटी हो जाता है, तो इन्फिनिटी कहीं होता ही नहीं है कंप्यूटर के मामले में, तो वो एरर ही दिखा देता है इसकी भी। कभी भी कैलकुलेटर पर करके देखिएगा एरर आती है वो। अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट अराइजेज इन द प्रोग्राम ड्यू टू एग्जीक्यूशन। एक्सेप्शन इज एन, ठीक है, एक्सेप्शन क्या होती है, एबनॉर्मल कंडीशन ही होती है जो प्रोग्राम में अराइज होती है एग्जीक्यूशन के टाइम पे। व्हेन सच एन कंडीशन अराइजेज एन अप्रोप्रिएट कोड इज रिटन सो दैट इट कैन बी हैंडल्ड, तो ये सिचुएशन अराइज होने पर कुछ अप्रोप्रिएट कोड लिखा जाता है जिससे ये सिचुएशन हैंडल कर पाए प्रोग्रामर। तो by using the exceptional handling you can prevent your program from abruptly ending, flashing, surprising and annoying error messages। अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग के यूज़ से आप क्या कर सकते हो कि अपने प्रोग्राम को एकदम इमीडिएटली कभी कभी जैसे अपने आप ही शट डाउन हो जाता है, या फिर वाइट स्क्रीन हो गई, या फिर सरप्राइज़ दे रहा है पता नहीं कैसे, और एरर मैसेज दिखा रहा है, तो ये सब नहीं हो रहा एरर वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग से। एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन सब से बचाती है आपको। ऑन द कंट्री इफ़ माइनर एरर अराइजेस इट कैन बी हैंडल्ड ड्यूरिंग रन टाइम एंड योर प्रोग्राम रिज्यूम्स फ्रॉम देयर ऑन विदाउट क्रैशिंग डाउन। अब मतलब कोई माइनर एरर है तो वो क्या करती है, JVM ही देख लेती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो JVM देख लेती है अपने आप और वो प्रोग्राम को रिज्यूम कर देती है और खुद ही मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देती है फिर उसके बाद। तो छोटी मोटी एरर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या लास्ट पॉइंट में, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है। All exception in Java are subclasses of a built-in class called throwable. There are two main subclasses under throwable, exception and error. तो क्या है, एक क्लास है built-in क्लास जावा में throwable नाम से, उसके अंदर आती हैं एक्सेप्शन और एरर, ये दो क्लासेस, ठीक है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। Exception class caters to all problems that should be caught by the user program, while the exceptions that are not expected to be caught by a user program and more or less fatal in nature comes under error subclass, and some conditions are dealt by runtime environment itself। तो एक्सेप्शन क्या होती हैं, एक्सेप्शन जो है ना उन वो सारी होती हैं प्रॉब्लम्स जो यूज़र प्रोग्राम पकड़ लेता है, पकड़ लेनी चाहिए, और जो एक्सेप्शन जो नहीं सोच पाता यूज़र ने, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं कि पकड़ जाएंगी और फेटल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, वो सब एरर होती हैं। मतलब जो मतलब जो हमने सोची नहीं होती कि एक्सपेक्ट ही नहीं करी होती कि ये वाली भी एक्सेप्शन आ सकती है, वो सारी एरर होती हैं। बाकी जो पकड़ लेता है यूज़र प्रोग्राम वो तो सब एक्सेप्शन है ही। अब कुछ एक्सेप्शन जैसे मैंने उसमें नीचे बताया, कुछ माइनर एक्सेप्शन जो हैं वो रन टाइम सिस्टम भी देख लेता है अपना खुद ही, रन टाइम एनवायरनमेंट खुद ही देख लेता है, उसे खुद ही देख लेता है, मतलब चेक वेक देख लेता है। अब टाइप ऑफ एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, एक होती है चेक्ड, एक होती है अनचेक्ड। अब चेक्ड क्या होती है, चेक्ड एक्सेप्शन दैट इनहेरिट्स फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास दैट आर चेक्ड मतलब आर चेक्ड एक्सेप्शंस, दीज एक्सेप्शंस आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम। अब जो एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट होती हैं वो सारी होती हैं चेक्ड एक्सेप्शन, मतलब इनबिल्ट एक्सेप्शंस जो होती हैं वो चेक्ड होती हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शंस, और ये कंपाइल टाइम पे देखी जाती हैं। अब अनलाइक चेक्ड एक्सेप्शंस मस्ट बी आइदर कॉट और बाय द कॉलर और लिस्टेड एज अ पार्ट ऑफ द मेथड सिग्नेचर यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। अब इसका मतलब हो रहा है कि जैसे चेक्ड एक्सेप्शन है, ये ज़रूरत होती है इनको कॉल मतलब पकड़ने की, क्योंकि ये जो है ना प्रोग्राम आगे बढ़ने नहीं देंगी, कंपाइल टाइम पे ही रह जाएगा प्रोग्राम, तो इनको पकड़ने की ज़रूरत होती है। इनके लिए कोड लिखा जाता है, जो मैंने बताया था पूरी मतलब कोड लिखा जाता है इनके लिए। अब इसमें जो थ्रोज कीवर्ड का यूज़ होता है, थ्रो कीवर्ड का यूज़ होता है, तो वो भी आगे आपको पता चलेगा धीरे धीरे।
प्रोग्राम वगैरह में पता चलेगा कैसे क्या होता है। अब सम चेक्ड एक्सेप्शंस आर क्लास नॉट फाउंड, मतलब क्लास ही नहीं मिल रही भैया, कहाँ है क्लास तुम्हारी। इंटरप्टेड एक्सेप्शन हो गया, मतलब कहीं बीच में रुकावट आ गई। नो सच मेथड एक्सेप्शन, मतलब मेथड ही तुमने गलत लिख दिया है भाई। ये नो सच मेथड वाला वहाँ भी आ सकता है जब आपने मेथड का नाम गलत लिख दिया हो। जब मैं जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था पहले मैंने कि केस सेंसिटिव होती जावा, तो आपने नाम कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में गलती करते थे तो भी वही नो सच मेथड एक्सेप्शन वाली आ जाएगी। अब आते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन पे। अनचेक्ड क्या होती है? एक्सेप्शन अंडर एरर और रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस आर अनचेक्ड एक्सेप्शंस। एवरीथिंग अंडर थ्रोएबल आर चेक्ड। तो देखो, तो अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या होता है कि जैसे एरर हो रही है रन टाइम एक्सेप्शन में, तो वो सारी अनचेक्ड होती हैं, ये रन टाइम एक्सेप्शंस पे आती हैं। एरर आता है जो, वो उन्हीं सबको अनचेक्ड एक्सेप्शंस कहते हैं। अब जितनी भी थ्रोएबल में होती हैं एक्सेप्शंस वो सारी चेक्ड होती हैं, और जितनी भी नहीं होती हैं फिर वो अनचेक्ड ही हो रही हैं। तो सम अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर अर्थमेटिक एक्सेप्शन, वही डिवाइड बाई ज़ीरो भाई, ये अब पता थोड़ी है, आ जाएगी अपने आप ही आ जाती है वो तो रन टाइम पे। एरे स्टोर एक्सेप्शन भाई ये भी होती है। इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, मतलब कुछ भी डाल दी थ्रेड, अब कौन सी, मतलब अब इसका मैं समझा तो ऐसे नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ मतलब ऐसी थ्रेड में एक्सेप्ट, मतलब स्टेट में डाल दी थ्रेड जो नहीं मानने हैं। मतलब स्टेट समझ रहे हो आप, जैसे स्लीप वगैरह मैंने वेट वगैरह जो बताया था उसी में से कुछ गलत थ्रेड मतलब उसमें डाल दिया, उसका डायरेक्ट हम कुछ और करना चाह रहे हैं उसमें थ्रेड में, लेकिन वो फिर वही दिखाएगा इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शंस। अब नेगेटिव एरे साइज़, अब एरे साइज़ नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब जैसे एरे का साइज़ कहाँ से कहाँ तक होता है, मैंने बताया था आपको, 0 से शुरू होता है फिर वो इन्फिनिटी से जा सकता है, कहाँ तक भी आप ले जाना चाहो, लेकिन कुल मिला के माइनस में नहीं होता है एरे का साइज़ कभी। तो अब माइनस में अगर चला जाए कभी गलती से एरे का साइज़ दिखाने लगे तो फिर वो मतलब होता है ये वाली एक्सेप्शन, नेगेटिव एरे साइज़ एक्सेप्शन। अब सिंटेक्स क्या होता है देखो, व्हेन एन एक्सेप्शन कंडीशन अराइजेज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग दैट एक्सेप्शन इज क्रिएटेड एंड थ्रोन इन मेथड दैट कॉजेज एरर। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन आर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन एंड कैचिंग इट। कैसे? अच्छा ये पहले समझ गए आप, मतलब इसका मतलब हो रहा है कि एक्सेप्शन कंडीशन अगर आती है तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है वो एक्सेप्शन, वो बनाते हैं और जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको फिर हम थ्रो करते हैं मेथड पे जो कॉज करता है एरर। और मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐसे होती है, थ्रो करते हैं एक्सेप्शन और उसे हम कैच करते हैं। अब यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक से यूज़ करते हैं। ट्राई कैच क्या है, ये ट्राई करके कीवर्ड होता है, इसमें हम क्या लिखते हैं, वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें पता है कि एक्सेप्शन देगी, और फिर उसके बाद एक हम बिल्कुल उसके नीचे लिखते हैं कैच करके ब्लॉक, उसमें वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो हैंडल करेगी वो एक्सेप्शन, जो भी ऊपर से फेंकेगी, थ्रो होगी। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे ट्राई का लगाया, कोड लिखा, कैच का एक्सेप्शन लिखा, टाइप लिखा, और मतलब एक्सेप्शन टाइप जो भी है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखा, और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे काम कर लेते हैं। अभी आपको दिखेगा आगे, मैंने इसका तो प्रोग्राम वगैरह बनाए थे। फाइनली स्टेटमेंट, अब इनके कैच के बाद क्या होता है कि जैसे कभी कभी कैच हो गई, ठीक है, अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट आती है फाइनली। ये फाइनली ब्लॉक और होता है, ये एक ऑप्शनल पोर्शन होता है ट्राई कैच स्टेटमेंट का, इट इमीडिएटली फॉलोज लास्ट कैच ब्लॉक। लास्ट मतलब कभी कभी क्या होता है मल्टी कैच ब्लॉक लगाते हैं, जैसे यहाँ पे जो है ना हमें पता है कि एक से ज़्यादा एक्सेप्शन आएंगे तो उसके बाद कैच ब्लॉक 2-3 लगा देते हैं यहाँ पे कि इनमें से इन तीनों में से कोई ना कोई आ ही जाएगी एक्सेप्शन, ये वाली बात। तो उसके जो लास्ट वाला कैच ब्लॉक होता है ना, उसके बाद सीधा लिखते हैं फाइनली वाला ब्लॉक। फाइनली में क्या होता है, ये ब्लॉक ऐसा होता है जो कैच वगैरह हो, कोई हो ना हो, लेकिन फाइनली वाला ब्लॉक हमेशा चलेगा। ये वाले ज़रूरी नहीं है, ये वाले तो जब एक्सेप्शन मिलेगी तभी चलेंगे, लेकिन फाइनली वाला हमेशा चलेगा। तो ये एक ऑप्शनल पोर्शन होता है ट्राई कैच स्टेटमेंट, और ये इमीडिएटली फॉलो करता है लास्ट कैच ब्लॉक एंड कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट ट्राई कैच ब्लॉक। फाइनली को ट्राई कैच ब्लॉक के अलावा अगर आप डिफाइन करना चाहोगे खाली तो नहीं होगा, नॉट अलाउड। इट ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूटेड वेदर और नॉट एक्सेप्शन ऑकर्स। वही मैंने बताया, कैच में अगर एक्सेप्शन हो ना हो, एक्सेप्शन आए ना आए, लेकिन ये हमेशा एग्जीक्यूट हो जाएगा बाद में। अब इसका देख लो कैसे लिखते हैं, ट्राई लिखा, कैच लिखा, फाइनली तुरंत लिख दिया बाद में, ठीक है। अब मल्टीपल में मैं जो बता रहा था, ट्राई के बाद 2-3 एक्सेप्शन आ रही हैं, 2-3 लिख दी, उसका फिर सीधा लास्ट के बाद फाइनल लिख दिया, फाइनली मैंने, ऐसे होता है। अब देखो कैसे करते हैं हम थ्रो की जो बात हो रही थी वो यहाँ पे आएगी, थ्रोइंग एक्सेप्शन।
थ्रो कैसे करते हैं भाई? अब यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज़ करके करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन और एन ऑन एनी ब्लॉक ऑफ कोड वी कैन थ्रो आइदर चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन। इट इज़ मेनली यूज टू थ्रो कस्टम एक्सेप्शंस। अब कस्टम एक्सेप्शन मतलब समझ रहे हो ना, मतलब खुद से बनाया है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ना एक्सेप्शन आ नहीं रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ट्राई से थ्रो करा रहे हैं एक्सेप्शन। अब यहाँ पे अगर एक्सेप्शन नहीं भी आती है तो भी ये कैच करेगा, तो ये थोड़ा फ़ायदेमंद रहता है वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि जो है ना जैसे अगर आती है एक्सेप्शन तो बढ़िया ही है, तो भी थ्रो हो रही है, मतलब कैच कर रहा है आराम से। नहीं आते तो भी थ्रो करके हम कैच करवा ले रहे हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंटेक्स, ट्राई में लिखा मैंने थ्रो, न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, डिवाइड बाय ज़ीरो वाली बात हुई, कैच करा दी अर्थमेटिक एक्सेप्शन और ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट नेम। ई प्रिंट स्टैक ट्रेस, प्रिंट स्टैक ट्रेस जो भी एक्सेप्शन है उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो दिखा देता है आउटपुट में, ये प्रिंट स्टैक ट्रेस का काम होता है। तो ये हो जाता है थ्रो कीवर्ड का, मेथड के अंदर करा जाता है ये। अब थ्रोज कीवर्ड क्या होता है? इट इज़ यूज्ड द सिग्नेचर ऑफ अ मेथड टू इंडिकेट दैट दिस मेथड माइट थ्रो वन ऑफ द लिस्टेड टाइप एक्सेप्शन। वी यूज दिस कीवर्ड टू डेलीगेट द एक्सेप्शन हैंडलिंग टू द कॉलर। अब क्या होता है, ये जो है ना ये अंदर नहीं मेथड के कराते, मेथड जब लिख रहे होते हैं ना तभी कर देते हैं, उसके सामने ही, बिल्कुल उसके साइड में ही। तो इसका काम क्या होता है कि ये जो मेथड होता है ये इंडिकेट करता है कि इनमें से कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, और जो भी कॉलर है अब वो उस एक्सेप्शन को संभाले, हम नहीं संभाल रहे हैं। अब जो भी कॉलर है, मतलब नीचे ऑब्जेक्ट कॉलिंग जहाँ भी हो रही है वो संभालेगा उसको, मेथड को, उसकी एक्सेप्शन को। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो वर्ड ABC मैंने बनाया मेथड, इसके आगे थ्रोज लगाया कीवर्ड और आया एक्सेप्शन लिख दिया, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आएगी इसमें, मैंने सोच लिया ऐसे। अब आते हैं यूज़र डिफाइंड, ये होते हैं कस्टम एक्सेप्शंस और यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस। ये जो है ना खुद ही एक्सेप्शन बनाते हैं हम क्लास, और वो जो है ना थ्रो करते हैं, फिर जैसे थ्रो मैंने बताया था अंदर वैसे थ्रो करते हैं, थ्रोज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दीज आर यूज टू कस्टमाइज द एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू यूज़र्स नीड। अब क्या हो रहा है, ये जैसे कुछ यूज़र में कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेप्शन ऐसी भी आती हैं जो इनबिल्ट नहीं होती हैं, तो यूज़र के हिसाब से फिर हम उन्हें कस्टमाइज़ करते हैं ताकि वो उस हिसाब से चलें। तो ऐसा है कि इसमें जो ना एक्सेप्शन हम क्रिएट करते हैं कि कैसी एक्सेप्शन आ रही है और फिर हम थ्रो करेंगे उसको। अब कैसे क्रिएट करते हैं वो ये प्रोग्राम में देखिए क्या हो रहा है। क्लास ABC एक्सटेंड्स एक्सेप्शन है, एक्सटेंड कराना होता है जब भी ये काम करना होता है, इनहेरिट कराएंगे एक्सेप्शन क्लास को, ठीक है। अब पब्लिक ABC ये बनाया हमने कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर में हमने सुपर एस दिया। सुपर एस का मतलब समझ रहे हो, इस एस के नाम का अगर कोई भी वेरिएबल ऊपर होगा ना, कंस्ट्रक्टर बुला लिया उसका, मान लो ऐसे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बुला लिया हमने, एस नाम से कोई भी वेरिएबल होगा अभी फिलहाल। अब क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ एक प्रिंट स्टैटिक दे रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं न्यू ABC करके, ये एक्सेप्शन जो हमने बनाई है इसे नई थ्रो कर रहे हैं। इसके अंदर जो हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं ये सुपर वाले में जा रही है, स्ट्रिंग में जा रही है, स्ट्रिंग से यहाँ पे सुपर में आ रही है, फिर कैच करा रहे हैं। कैच कराने के बाद हमने सिस्टम डॉट प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब गेट मैसेज क्या करेगा, ये जो एक्सेप्शन है ना इसको दिखाएगा कि क्या एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन ABCD है, क्यों भैया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये करा ABCD बुलाई है ना मैंने स्ट्रिंग एस में, तो यहाँ पे आएगा, तो यही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये नई हमने एक्सेप्शन कस्टम बनाई है। चलो अब स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझिए, ये थोड़ा ख़तरनाक सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा ध्यान से, और कई सारी क्लासेस हैं इसमें, धीरे धीरे मैं समझाता हूँ। तो स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्ट्रीम जो है ना एक जावा में क्या होता है, एक पाथ सा होता है ये भी, इसमें क्या होता है एक ऑर्डर, ये लेकिन बाइट्स पे काम करता है। हाँ ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, स्ट्रीम इन जावा इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑफ अनडिटरमाइंड लेंथ, मतलब इनकी लेंथ कोई डिटरमाइंड नहीं होती, बाइट में काम करता है, बाइट्स में बदल के, और ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है, मतलब समझ रहे हो ना वही वाली बात कि एक एक करके जाता है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह मान लो। तो स्ट्रीम्स आर ऑर्डर्ड एंड इन सीक्वेंस सो दैट JVM कैन अंडरस्टैंड एंड वर्क अपॉन द स्ट्रीम, ठीक है। ऑर्डर होते हैं, सीक्वेंस में जाते हैं ताकि JVM को जो है ना आसानी से वर्क कर ले इस पर। स्ट्रीम इन अ सीक्वेंस ऑफ डाटा, स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ डाटा, ठीक है।
वही है, मतलब बाइट्स में डाटा होता है, सीक्वेंस ऑफ डाटा है। अब प्रोग्राम यूजेज एन इनपुट स्ट्रीम टू रीड डाटा वन आइटम एट अ टाइम। एक एक करके आइटम आते जाते हैं और प्रोग्राम जो है ना इनपुट स्ट्रीम को यूज़ करता है डाटा को रीड करने के लिए। यहाँ पे देखिए डाटा सोर्स से एक एक करके आते जाते हैं प्रोग्राम में, ये होता है इनपुट से। अब यहाँ पे जो है ना यूजेज आउटपुट स्ट्रीम टू राइट डाटा एट डेस्टिनेशन। अब इनपुट स्ट्रीम हो गया, अब आउटपुट स्ट्रीम भी होती है। यहाँ प्रोग्राम से जो है ना डाटा जाता है डाटा सोर्स में और राइट हो जाता है, ठीक है, नया डाटा। ये भी एक एक करके जाता है धीरे धीरे, लेकिन वही वाली बात है, एक से अंदर आता है प्रोग्राम में आता है और एक से प्रोग्राम से लिख के भेज देते हैं। अब स्ट्रीम एग्जिस्ट एज अ कम्युनिकेशन मीडियम जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कम्युनिकेशन। ये मैंने आपको समझाने के लिए लाइन लिखी है कि स्ट्रीम क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है कम्युनिकेशन मीडियम की तरह, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कम्युनिकेशन। समझिए आप, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ही होता है ये स्ट्रीम, एग्जिस्ट ऐसे ही करता है। अब कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स हैं जैसे कि सिस्टम डॉट इन, मैं आपको दिखाया था वो स्कैनर वाला जो मैं लिख रहा था लाइन, स्कैनर वाला जो ऑब्जेक्ट वगैरह बना रहे थे उसमें हम लोग सिस्टम डॉट इन का यूज़ कर रहे थे, तो वो स्ट्रीम ही थी एक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन का यूज़ करते हैं इसमें, उसमें करते हैं ये। अब ये आपने सिस्टम डॉट ई आर आर कभी नहीं करा होगा, ये क्या होता है, एरर मैसेज दिखाता है, तो ये वाला भी हमने यूज़ तो नहीं करा है कभी, मतलब आप एक बार ध्यान रख लो बस, ऐसे ही होता है ये। अब जितनी भी जावा स्ट्रीम्स हैं वो इनपुट से लेके आउटपुट वाली, वो सब की सब जावा आईओ में होती हैं, आईओ पैकेज में, ठीक है, इनपुट आउटपुट पैकेज। और इसमें इनका होता है नाम इनपुट स्ट्रीम, और आउटपुट वाली स्ट्रीम का नाम होता है आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस, ठीक है। ये दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैं, इनको इनहेरिट करना होता है, उसके बाद इन पर काम होगा। अब स्ट्रीम क्लासेस, स्ट्रीम क्लास कंसिस्ट ऑफ fairly large number of classes. Most of them consist of byte stream, character stream, reader writer, input output stream. Byte stream that are subclasses of input and output stream, और character string that are subclasses of reader and writer. तो क्या होता है, जैसे बाइट स्ट्रीम क्या होती है, अब बाइट स्ट्रीम का मतलब हो रहा है कुल मिला के बाइट्स पे काम कर रही है, और इसमें क्या हो रहा है, इनपुट स्ट्रीम क्लास आ रही है एक। द इनपुट एब्स्ट्रैक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द इनपुट स्ट्रीम एंड इट कंसिस्ट ऑफ रीड मेथड। हाँ ठीक है, तो जो इनपुट स्ट्रीम क्लास होती है ये पेरेंट होती है सारी की सारी इनपुट स्ट्रीम की, और ये कंसिस्ट करती है रीड मेथड को। और भी मेथड होते हैं, कैसे कैसे होते हैं देखो, एक होता है पब्लिक इंट रीड, जो कि एक सिंगल बाइट रीड करता है स्ट्रीम में से। इसके अलावा एक पब्लिक इंट रीड होता है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, एरे बना रहे हैं बाइट की, तो एक साथ कलेक्शन ऑफ बाइट्स को रीड कर रहा है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट इंट रीड, मतलब जैसे कलेक्शन ऑफ बाइट्स को तो रीड कर रहा है, साथ में उसे प्लेस भी करता है उस एरे में, ये भी याद रखिएगा। इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ बाइट्स रीड, मतलब कितने बाइट्स उसने रीड कर ली, ये नंबर ऑफ वैल्यू होती है। अब क्या हो रहा है, पब्लिक इंट रीड, अब इसमें क्या कर रहे हैं, हमने एक एरे तो बनाई बाइट की, साथ में एक ऑफसेट और लेंथ भी ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, अब इसमें कलेक्शन ऑफ बाइट्स तो कर रहा है, लेकिन उनको एक स्पेसिफाइड लोकेशन में एरे में डाल भी रहा है, ये है इसमें। अब क्लोज़ का क्या हो रहा है, क्लोज़ का मतलब वही हो रहा है, क्लोज़ कर दे रहा है स्ट्रीम। लॉन्ग स्किप, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि लॉन्ग तो मतलब वही है, लॉन्ग यहाँ पे वो नहीं है लंबा कुछ करके ना, वो नहीं, यहाँ लॉन्ग का मतलब हो रहा है वो इंट और लॉन्ग वाला जो मैंने बताया था, हाँ वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग में लॉन्ग है डाटा टाइप, और स्किप का मतलब हो रहा है कि जो भी नेक्स्ट बाइट है स्किप स्ट्रीम की उसे स्किप कर देगा, बिल्कुल अगला वाला। अब यहाँ पे रीसेट का मतलब क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ स्ट्रीम टू द लोकेशन ऑफ, हाँ ठीक है, जो पोजीशन थी ना अभी तक की स्ट्रीम की उसे रीसेट कर देगा कहीं और जाके, जहाँ पे भी मार्क्ड मोस्ट रिसेंटली मार्क जो लोकेशन होगी ना उसे वहाँ पे पहुँचा देगा। अब मार्क कैसे होती है, ये यहाँ पे देखो, प्रिंट वॉइड मार्क, तो ये क्या करता है, मार्क्स द करेंट लोकेशन ऑफ द स्ट्रीम आफ्टर रीडिंग रीड लिमिट नंबर ऑफ बाइट्स और रीड द मार्क्ड लोकेशन बिकम्स इनवैलिड। रीड लिमिट यहाँ पे जो हमने करा है, इसका मतलब क्या हो रहा है
कि इतने बाइट्स जो है ना स्ट्रीम के वो रीड करता है, उसके बाद जो है ना उसे मार्क्ड लोकेशन पे, ये वाली जो रही है रीसेट वाली जो होती है ना, वो मार्क्ड लोकेशन पे आके बैठ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये मार्क्ड लोकेशन जो है इनवैलिड हो जाती है, फिर उसके बाद जो है ना वैलिड नहीं रह जाती मार्क्ड लोकेशन। अच्छा, यहाँ पे जो है ना रीसेट को इधर आने के लिए, अगर रीसेट करनी है हमें कोई जगह, तो उसमें मार्क्ड लोकेशन वैलिड होनी चाहिए। इनवैलिड अगर हो गई है वो मार्क्ड लोकेशन, तो फिर वहाँ पे नहीं जाएगी ये डाटा। अच्छा, पब्लिक इंट अवेलेबल, ये क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है कि आगे के जो भी रीड के लिए बाइट्स हैं वो अवेलेबल हैं, इनपुट स्ट्रीम में नहीं है। कितने बाइट तक हम कर सकते हैं कि ब्लॉक ना हो जाए बिल्कुल। अब देखो नोट, इसमें एक नोट ये है कि जो ना स्ट्रीम जब एक बार खोल लेते हैं तो उसे क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। गार्बेज कलेक्टर एक नाम से चीज़ होती है जो क्या करती है, मतलब खुद ही जो है ना क्लोज़ कर देती है वो स्ट्रीम। एक बार जब ऑब्जेक्ट वगैरह बन के ख़त्म हो जाता है उसका काम, तो वो गार्बेज कलेक्टर में जब ऑब्जेक्ट गया होता है तो वो जो है ना उसको खुद ही इम्प्लिसिटली खुद ही अपने हिसाब से क्लोज़ कर देता है, स्ट्रीम को खुला नहीं रहने देता। तो यहाँ पे अब आते हैं आउटपुट स्ट्रीम पे, ये भी सेम ही है, बस इसमें थोड़े जो है ना मेथड्स अलग हो गए हैं। अब ये पेरेंट क्लास होती है सारी आउटपुट स्ट्रीम के लिए। 5 मेथड्स हैं इसमें। कौन कौन से, कंट्रोल, फ्लश, वो क्लोज, फ्लश, राइट और राइट। क्लोज का मतलब वही है, क्लोज कर देगी आउटपुट स्ट्रीम। फ्लश का मतलब होता है बफर्स को जितने भी हैं वो फ्लश हो जाएंगे, ठीक है, हट जाएंगे, ठीक है, बफर्स जो है। अब राइट क्या हो रहे हैं ये देखो ज़रा, बी सिंगल बाइट, वही है सेम बाइट भी एक साथ एरे राइट कर देगी पूरी। अब यहाँ पे यही है वही, एक जो ना स्पेसिफाइड इंडेक्स पे जाके ऑफसेट में राइट कर देगी एलिमेंट जो भी हैं बाइट के। अब यहाँ पे आते हैं करेक्टर स्ट्रीम पे। करेक्टर स्ट्रीम के दो पार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, रीडर क्लास, राइटर क्लास। अब रीडर क्लास में क्या है, इट हैज़ क्लोज स्किप मेथड सिमिलर टू इनपुट स्ट्रीम, और इसके सम मेथड्स क्या हैं देखो, इंट रीड है, सिंगल करेक्टर वही रीड करेगा। यहाँ पे कैर सी लगा दिया हमने कि यहाँ पे बाइट नहीं लगाते हैं, यहाँ पे कैर लगाते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर पे काम करेगा ये। तो कैर का मतलब क्या हो रहा है, रीड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस देम इन गिवन एरे, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही है, कैर लगाएंगे, बस बाकी सबको सेम ही है। स्पेसिफाइड पोजीशन पे जाके एरे पे सेव कर देगा कलेक्शन को, बाकी सेम है। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या होता है, इट इज़ अ ब्रिज फ्रॉम बाइट स्ट्रीम टू करेक्टर स्ट्रीम। इट रीड्स बाइट एंड डिकोड देम इनटू करेक्टर यूजिंग स्पेशल चार सेट। क्या होता है कि ये एक ब्रिज होता है बाइट स्ट्रीम से करेक्टर में स्ट्रीम के बीच में। ये क्या करता है, बाइट को रीड करता है और उससे जो है ना डिकोड करता है फिर करेक्टर्स में यूजिंग स्पेशल चार सीट। मतलब रीड करने से पहले पता है वो सब कुछ डाटा होता है बाइट में, मैंने जैसे बताया बाइट में काम होता है सब कुछ, तो बाइट से जो है ना करेक्टर में चेंज होता है, तो वो करता है काम इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब यहाँ पे आती है राइटर क्लास। राइटर क्लास क्या है, इट कंटेन्स द फ्लश एंड क्लोज मेथड सिमिलर टू द, अब इसके अलावा मतलब और भी मेथड है, सम मेथड्स। तो वो क्या है, एक है पब्लिक वॉइड राइट। पब्लिक वॉइड राइट क्या है, अब इसमें एक करेक्टर सी है, वही है, सेम काम है इसका, मतलब एक जो है ना करेक्टर जाके राइट कर देगा। अब पब्लिक वॉइड ये क्या है, एक साथ कई सारे करेक्टर कर देगा, मतलब पूरी एरे राइट कर देगा। अब वॉइड राइट का क्या मतलब हो रहा है, वॉइड राइट यहाँ पे वही है, मतलब ऑफसेट लेंथ, मतलब सीधे एक लेंथ के लिए जाके एक जगह पे जाके राइट कर देगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के और आ रहे हैं, स्ट्रिंग का मतलब हो रहा है यहाँ पे ये जो है ना, ये पूरी स्ट्रिंग सेट ऑफ करेक्टर्स को राइट करेगा जाके। यहाँ पे सेट ऑफ करेक्टर्स की वो भी बन रही है, अरे यार ये यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लो, हाँ सही है। तो यहाँ पे इन आउटपुट स्ट्रीम राइटर, अब ये भी देखो इनपुट स्ट्रीम राइटर जैसे वहाँ था, वहाँ पे ये उल्टा है उसका। ये क्या है, करेक्टर से बाइट के बीच में ब्रिज है, मतलब करेक्टर से बाइट में चेंज करता है, जो भी करेक्टर्स हैं उनको इनकोड कर देता है बाइट्स में यूजिंग स्पेशल चार सेट। वही स्पेशल चार सेट जो है उसको इनकोड कर देता है इस बार बाइट में करेक्टर से। अब क्या है, यहाँ पे लिखा है जावा हैज़ 2 क्लासेस फॉर प्रोसीडिंग बाइट्स स्ट्रीम दैट आर कनेक्टेड टू फाइल्स। अब फाइल के ऊपर क्या करते हैं, जब हम कनेक्शंस करते हैं तो कौन सी यूज़ करते हैं, तो फाइल के लिए है फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर फॉर फाइल इनपुट स्ट्रीम और इसमें कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल करके होता है, ठीक है। इसमें प्रोग्राम कैसे बनता है ये देखो, प्रोग्राम से आपको समझ में ज़्यादा आएगा। इनपुट जावा आया, मैंने बताया पैकेज, और ये सारे फाइल्स मैंने बुला ली, ठीक है, सिंपली सारे फाइल्स बुला लो, ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब क्या किया, क्लास XYZ है, मेन मेथड बनाया, थ्रोज एक्सेप्शन हमने दिखा दिया, एक्सेप्शन तो आने वाली है इसमें।
अब बाइट की मैंने एक बना दी 600 बाइट्स की, ठीक है। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या कर रहा है, एक फ़ाइल को ले रहा है जावा की, डॉट जावा की एक फ़ाइल को ले रहा है, ओबीजे रीड, जितनी भी चीज़ें होंगी इस फाइल में वो सब कुछ रीड होंगी, इस वाले बाइट्स में आके सेव होंगी। अब बाइट से जो है ना ये स्ट्रिंग में चेंज होंगी, ये देखो ये स्ट्रिंग में चेंज होंगी, ठीक है, बाइट से। फिर इसके बाद इसे प्रिंट करा दे रहा हूँ, ख़त्म कहानी। अब इसके बाद बंद नहीं करा मैंने, देखो यहाँ पे तो ये खुद बंद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपोर्ट जावा वही करा मैंने, इसमें क्या किया, आउटपुट करना है, आउटपुट स्ट्रीम लगानी है, वही 600 बाइट्स है, लेकिन इसमें क्या करना है, देखो आउटपुट स्ट्रीम पे मैंने इस कनेक्ट तो कर लिया फाइल से। अब क्या हो रहा है, जैसे इनपुट समथिंग मैंने कर दिया, इंटर समथिंग कर दिया, इनने जो है ना रीड कर लिया बाहर से, system.in रीड, ये भी बाहर से रीड कर रहा है, ठीक है, बाहर से रीड कर लिया। अब राइट कर दिया सीधे सीधे, ऑब्जेक्ट डॉट राइट लगाया, डाले मैंने ऑफसेट वगैरह, बाइट्स वगैरह, बाइट्स में जो भी होंगे, मतलब वही मैंने बताया था ना, इसमें जो है ये नहीं, ये बताता है कितनी बार बाइट्स रीड करें हैं, रीड कितनी बार करें हैं, तो वो वही आ जाएगा यहाँ पे, इतनी बार पहुँचा देगा बस। अब यहाँ पे जो ना इसके साथ मैंने ये यूनिट ख़त्म करता हूँ। अब इसके मैं प्रोग्राम अलग वीडियो में डालूँगा, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आता है अभी 1-2 दिन में प्रोग्राम आ जाएंगे इस पर। थैंक यू।